हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू एग्जाम बार। दोस्तों, आज की ज्योग्राफी की क्लास में हम लोग भारत की अवस्थिति और विस्तार को समझेंगे। साथ ही साथ यहाँ से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी समझेंगे। तो आप लोग कॉपी और पेन को लेकर बैठना और साथ साथ में एडिशनल फैक्ट्स को राइट करते हुए चलना। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज की क्लास में और डिस्कस करते हैं भारत की अवस्थिति और विस्तार को। दोस्तों, भारत की अवस्थिति या किसी भी प्लेस की अवस्थिति और विस्तार को समझने से पहले हमें देशांतर और अक्षांश रेखाएं समझनी पड़ेंगी, तभी हम किसी भी प्लेस की सटीक अवस्थिति को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इससे पहले हम भारत की अवस्थिति और विस्तार पर पहुंचे, हम देख लेते हैं अक्षांश रेखाएं क्या है और देशांतर रेखाएं क्या है और ये कैसे किसी भी प्लेस की अवस्थिति को समझने में हमारी हेल्प करती हैं। तो आइए दोस्तों, अगर ये हम पृथ्वी का नमूना मान लें, ये इसको हम पृथ्वी मान लेते हैं, तो अब पृथ्वी को बीच से डिवाइड करने वाली जो लाइन बनती है, बिल्कुल बीचों बीच से डिवाइड करने वाली जो काल्पनिक रेखा बनती है, इस काल्पनिक रेखा को 0 डिग्री या इक्वेटर लाइन या भूमध्य रेखा किसी भी नाम से आप जान सकते हैं। तीनों नाम से इसको हम बुलाते हैं। अब 0 डिग्री, इक्वेटर या भूमध्य रेखा ये पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। दो भाग कौन से? ये उत्तर वाला जो है, उत्तर वाला, और ये साउथ वाला हिस्सा है। तो उत्तर वाला जो हिस्सा बनता है इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। और इस दक्षिण वाले हिस्से को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। आई थिंक दोस्तों इतनी बात समझ में आई होगी। अच्छा, अब उत्तरी गोलार्ध में इस पॉइंट पर जो सबसे उत्तर का पॉइंट है ये है नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव, और इस पॉइंट पर है साउथ पोल, मतलब दक्षिणी ध्रुव। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। तो इस लाइन ने पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड किया। अब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में इस इक्वेटर लाइन के पैरेलल समानांतर खींची गई रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। तो कहने का मतलब, ये जो इसके पैरेलल लाइन हम बनाएंगे, ये जो पैरेलल लाइन बनती हैं, इनको अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और इस तरीके से जो लाइन बनती है इक्वेटर लाइन के पैरेलल, उनको अक्षांश रेखा कहा जाता है। और अगर हम इनकी संख्या की बात करें, तो 90 इधर और 90 इधर, 90 प्लस 90 बने 180, और एक हुआ इक्वेटर, तो ये टोटल मिला के 181 होते हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अक्षांश कितने हैं, तो अक्षांश 181 है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार बन गया है, पूछा जा चुका है। अच्छा, अब दूसरी बात, ये 1 डिग्री, 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, इसी तरीके से 90 डिग्री तक जाएंगे और 90 डिग्री तक इधर भी आएंगे। और 1 डिग्री, जो भी 1 डिग्री के बीच की जो दूरी होती है वो होती है लगभग 111 किलोमीटर। लगभग 111 किलोमीटर की दूरी 1 डिग्री के बीच में होती है। और जो 1 डिग्री के बीच का जो ये स्पेस होता है, किसी भी दो अक्षांश रेखाओं के जो बीच का स्पेस होता है, जो बीच का क्षेत्र होता है, उसको कहते हैं कटिबंध। क्या कहते हैं दोस्तों? उसको कटिबंध कहते हैं। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये बात हो गई। अब इसके अलावा दोस्तों, इसके अलावा इनके कई और इंपॉर्टेंस है। क्या इंपॉर्टेंस है दोस्तों? अगर हम इस इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो इनमें क्या इफेक्ट पड़ता है, या हमारा जो इधर से इधर जाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको जरा देखते हैं। दोस्तों,
अगर हम इक्वेटर से पोल की तरफ आए तो मेन जो इफेक्ट पड़ेगा उनको देखते हैं। पहला इफेक्ट क्या पड़ेगा? पहला इफेक्ट पड़ेगा कि टेम्परेचर कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर में कमी आएगी। इक्वेटर पे टेम्परेचर ज्यादा रहता है और पोल पे सबसे कम रहता है, इस बात को आप समझिएगा, क्योंकि पोल पे ठंडक ज्यादा होती है। अच्छा, दूसरी बात, जैसे ही किसी प्लेस का टेम्परेचर कम होगा तो वहां पर बायोडायवर्सिटी भी कम हो जाएगी, क्योंकि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा बारिश होगी, और अगर बारिश ज्यादा होगी तो बायोडायवर्सिटी भी ज्यादा होगी। तो कहने का मतलब टेम्परेचर कम हुआ तो इस क्षेत्र में बारिश कम होगी, और बारिश कम होगी तो बायोडायवर्सिटी भी कम होगी। तो इसका मतलब जैव विविधता में कमी आएगी। अच्छा, दूसरी बात। और तीसरी बात, डे और नाइट की ड्यूरेशन बढ़ जाएगी। मींस रात और दिन की जो अवधि है उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इक्वेटर पे जो रात और दिन की अवधि है वो है 12-12 घंटे, और पोल पर जो रात और दिन की अवधि है वो है 6-6 महीने। तो इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो ये दोस्तों इफेक्ट बने हैं अक्षांश रेखाओं के। और अक्षांश रेखाएं किसी भी प्लेस की दूरी ज्ञात करने के लिए, क्या ज्ञात करने के लिए? दूरी ज्ञात करने के लिए प्रयोग की जाती है। तो ये भारत का अक्षांशीय विस्तार होगा और ये भारत का देशांतरीय विस्तार होगा। तो इसको हम लोग अभी बाद में समझेंगे। पहले हमने अभी ये अक्षांश रेखाएं समझी। कौन सी रेखाएं समझी? ये अक्षांश रेखाएं समझी हमने। अक्षांश रेखाएं हमने समझी है। अब हम जरा देशांतर रेखाओं को समझ लेते हैं। दोस्तों, देशांतर रेखाएं क्या है, ये कैसे हेल्प करती हैं किसी भी स्थान की अवस्थिति को फाइंड आउट करने में, देखते जरा। दोस्तों, सिमिलरली हमने अगर एक बार फिर से अर्थ का नमूना बनाया, ये बना लिया हमने, मान लेते हैं हम ये अर्थ है, और ये जो लाइन हमने जो काल्पनिक लाइन बनाई है पृथ्वी के बीचों बीच से, इसको हम बोलते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा। कौन सी? प्रधान मध्याह्न रेखा, या स्टैंडर्ड टाइमलाइन। स्टैंडर्ड टाइमलाइन जो निकलती है ग्रीनविच से। कहां से निकलती है? ग्रीनविच, लंदन। ये ग्रीनविच लंदन के पास एक प्लेस है, वहां से निकलती है, और इसी लाइन के कंपैरिजन में ही हम पृथ्वी पर अलग अलग प्लेसेस का टाइम निकालते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं ये देशांतर रेखाएं क्या है। दोस्तों, अगर ये इक्वेटर है तो इस इक्वेटर पर इस तरीके से पैरेलली खींची गई लाइन को देशांतर रेखाएं कहते हैं। ऐसी जो बनती है इनको देशांतर रेखा कहते हैं, और इंग्लिश में इनको लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। इंग्लिश में इनको क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड कहते हैं, और हिंदी में इनको देशांतर रेखाएं कहते हैं। इस बात को भी आप समझिएगा। देशांतर या फिर लॉन्गिट्यूड, ये रेखाएं हो गई। ठीक दोस्तों। अच्छा, अब इनका यूज किस लिए करते हैं? इनका यूज करते हैं किसी भी प्लेस का समय ज्ञात करने के लिए इनका हम प्रयोग करते हैं। और इनकी संख्या की बात करें तो इनकी संख्या है, जैसे घड़ी की कोई भी सुई 360 डिग्री पे मूव करती है तो इनकी संख्या भी कितनी है? 360 है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, जो लंदन के पास से ग्रीनविच निकलती है वो है 0 डिग्री पे, और भारत की अवस्थिति है 82.5 डिग्री पे। तो उस तरीके से भारत का टाइम कितना आगे चलेगा उसको भी हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों, ये है
देशांतर रेखाएं जो किसी भी समय किसी भी प्लेस का समय ज्ञात करने के लिए प्रयोग की जाती है, इनकी संख्या 360 है, कई बार पूछा जा चुका है। और ये स्टैंडर्ड टाइमलाइन हुई। और जो भारत की स्टैंडर्ड टाइमलाइन है वो कहां से निकलती है वो हम भारत के संदर्भ में देखेंगे। और इस प्लेस पर अगर इस ग्लोब पर हम भारत की अवस्थिति को देखें तो ये हुआ नॉर्थ पोल और ये हुआ साउथ पोल। ये हमने कुछ अक्षांश रेखाएं खींच दी और ये हमने कुछ उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश रेखाएं खींच दी। तो अगर हम इस ग्लोब पर भारत की अवस्थिति को देखें तो ये देखो, ये हमने इस प्लेस पर अगर हम भारत की अवस्थिति को देखें तो भारत की अवस्थिति कुछ यहां पर ऐसे होगी। तो कुल मिला के जो भारत की स्टैंडर्ड टाइम लाइन है वो है 82.5 डिग्री ईस्ट। अच्छा, एक बात इंपॉर्टेंट यहां से और भी आपको याद रखनी है दोस्तों, अगर हम एक डिग्री देशांतर का अंतर देखें तो 1 डिग्री देशांतर इज इक्वल्स टू 4 मिनट होता है। कितने मिनट होता है दोस्तों? 1 डिग्री देशांतर इज इक्वल्स टू 4 मिनट्स होता है। कहने का मतलब आप 1 डिग्री देशांतर का अंतर करेंगे तो किसी भी प्लेस में टाइम की बात करें तो 4 मिनट का अंतर आ जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो अगर हम भारत की अवस्थिति को देखें तो जो भारत की टाइम लाइन है ये टाइम लाइन है 82.5 डिग्री ईस्ट। और ये जो इंग्लैंड की टाइम लाइन है वो 0 डिग्री है। तो इंग्लैंड की टाइम लाइन से हम 82.5 डिग्री आगे चल रहे हैं। तो अगर हम इसमें टाइम की गणना करें तो 82.5 डिग्री हम आगे चल रहे हैं, ईस्ट में हैं। और 1 डिग्री की वैल्यू होती है 4 मिनट। तो इसको अगर हम टाइम में कन्वर्ट करें तो ये बनेगा 330 मिनट्स। और अगर हम 330 मिनट्स को आर में कन्वर्ट करें, घंटों में कन्वर्ट करें तो ये बनेगा 5 आवर 30 मिनट। कहने का मतलब 5.5 घंटे। और इसीलिए ये क्वेश्चन कई बार बनता है कि भारत की घड़ी या भारत का समय ग्रीनविच से कितना आगे चल रहा है। तो भारत का जो समय है वो ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे चल रहा है। कहने का मतलब अगर उस प्लेस पर 2 बजे होंगे तो अपने भारत में 5.5 घंटे आगे चलकर 7:30 हुए होंगे। तो आई थिंक दोस्तों ये बात आपको समझ में आई होगी। अब ये देशांतर रेखाएं भी, इनसे जुड़े हुए हम लोगों ने फैक्ट भी समझे। अब चलते हैं भारत पे और देखते हैं भारत की अवस्थिति क्या है और क्या क्या यहां से फैक्ट्स निकल के आते हैं। दोस्तों भारत की अवस्थिति की बात करें हम तो भारत की अवस्थिति को हम 2 प्रकार से समझ सकते हैं, भारत का अक्षांशीय विस्तार और भारत का देशांतरीय विस्तार। तो पहले हम अक्षांशीय विस्तार देखते हैं। अक्षांशीय विस्तार देखते हैं क्या है भारत का। दोस्तों भारत का अक्षांशीय विस्तार है, इसको हम 2 तरीके से समझ सकते हैं। अगर हम भारत का ही अक्षांशीय विस्तार देखें तो वो होगा, क्या होगा, वो होगा 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। अच्छा, अगर हम इस पे मुख्य भूमि जोड़ दें, क्या जोड़ दें, मुख्य भूमि का विस्तार क्या है, तो मुख्य भूमि का विस्तार यहां से शुरू होता है। तो मुख्य भूमि की अगर बात की जाए तो मुख्य भूमि का विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। दोस्तों यहां पर 2 अलग अलग बातें हैं। भारत का विस्तार यहां से लिया गया है अंडमान एंड निकोबार से, अंडमान एंड निकोबार से। और अगर हम मुख्य भूमि की बात करें तो ये कन्याकुमारी से लिया गया है। तो 2 अलग अलग बातें हैं, इन बातों को आई थिंक आप समझ गए होंगे। और अगर हम देशांतरीय विस्तार करें, देशांतरीय विस्तार की बात करें
तो भारत का देशांतरीय विस्तार बनता है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। तो ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक बनता है। तो ये अक्षांशीय विस्तार हुआ और ये देशांतरीय विस्तार हुआ। आई थिंक दोस्तों इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। अब हम इससे जुड़ी हुई कुछ और बातों को समझ लेते हैं। वो कुछ और बातें क्या है दोस्तों? कई बार क्वेश्चन बनता है भारत का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, उत्तरतम पॉइंट क्या है। तो दोस्तों भारत का जो उत्तरतम पॉइंट है वो है इंदिरा काल, और ये इंदिरा काल है जे एंड के में, जम्मू एंड कश्मीर में है। अच्छा, अब दोस्तों अगर हम भारत के दक्षिणतम पॉइंट की बात करें तो भारत का दक्षिणतम जो पॉइंट है वो है 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ, और ये पड़ेगा अंडमान निकोबार का एक द्वीप है। कौन सा है? वो है ग्रेट निकोबार। कौन सा है? ग्रेट, ऊपर लिख देते हैं दोस्तों, ये है ग्रेट निकोबार पे, ये पे लिख देते हैं ग्रेट निकोबार पे है। अच्छा, अब इस ग्रेट निकोबार पे जो भारत का दक्षिणतम पॉइंट है उसे कहते क्या है? उसे कहते हैं इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट, इसको कई नाम से जानते हैं। कौन कौन सा? इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट, तीनों नाम से इसको हम जानते हैं। ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है। और अगर हमसे ये पूछा जाए कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम पॉइंट क्या है, तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम पॉइंट है कन्याकुमारी। कौन सा है? कन्याकुमारी, जो पड़ता है तमिलनाडु में। कहां पड़ता है? जो पड़ता है तमिलनाडु में। ये इसका अक्षांश पूछा जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट बनता है। और अगर हम भारत के सबसे पश्चिमी पॉइंट की बात करें, ये भी कई बार पूछा चुका है, तो भारत का जो पश्चिमी पॉइंट है वो है गौरमोता, या कई बार इसको गोहर मोता भी लिखा जाता है। ये पड़ता है गुजरात में। कहां पड़ता है दोस्तों? ये पड़ता है गुजरात में। इस बात को आप ध्यान रखना। ये पश्चिमी पॉइंट है। कौन सा है? पश्चिमी पॉइंट है। ये उत्तरी पॉइंट है, और ये सबसे दक्षिणी पॉइंट है, और ये सबसे पूर्वी पॉइंट है। सबसे पूर्वी पॉइंट की बात करें, सबसे ईस्टर्न पॉइंट की बात करें तो ईस्टर्न पॉइंट है दोस्तों किबिथु। कौन सा है? ये है किबिथु, और जो पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर पड़ता है दोस्तों? अरुणाचल में, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। तो दोस्तों ये बातें आपको समझ में आई होंगी। भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट कौन सा है, भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट कौन सा है, मुख्य भूमि का दक्षिणी पॉइंट कौन सा है, भारत का सबसे पश्चिमी पॉइंट कौन सा है, और भारत का सबसे पूर्वी पॉइंट कौन सा है। दोस्तों यहां से कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। दोस्तों इसके अलावा अगर हम और विस्तार की बात करें तो भारत का जो पश्चिमी और जो पूर्वी, सबसे पश्चिमी और सबसे पूर्वी बिंदुओं के बीच की जो दूरी है, इस तरीके से ये जो दूरी है इसकी लंबाई है 2933 किलोमीटर, मीन्स 2933 किलोमीटर। और अगर भारत की उत्तरी और दक्षिणी बिंदुओं की, मुख्य भूमि की उत्तरी और दक्षिणी बिंदुओं की लंबाई की बात की जाए तो वो है 3214 किलोमीटर। तो उत्तरी और दक्षिणी बिंदुओं के बीच की जो उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है भारत की वो है 3214 किलोमीटर, और
पूर्व से जो पश्चिम की लंबाई है वो है 2933 किलोमीटर। आई थिंक दोस्तों आपको ये बात समझ में आई होगी। और भारत का अगर पूरा क्षेत्रफल देखा जाए तो वो बनता है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये पूरा क्षेत्रफल हो गया 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ये पूरब से पश्चिम की लंबाई हो गई, ये उत्तर से दक्षिण की लंबाई हो गई। ये बात आपने समझी दोस्तों। अब यहां से हमने दो लाइन ड्रॉ करके रखी हैं, एक ये लाइन ड्रॉ करके रखी है और एक ये लाइन ड्रॉ करके रखी है। दोस्तों ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ, और इसको बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कहने का मतलब कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है, और यहां से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं निकलती है। तो दोस्तों कर्क रेखा जिन जिन स्टेट से निकलती है उनको याद करने के लिए हमने एक ट्रिक बनाई थी, मित्र पर गमछा झार। आप उस ट्रिक को 2-3 मिनट की ट्रिक होगी, उसको आप डिटेल में देखें, और देखने के लिए आप चैनल पर जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वहां से उसको देख लें। दोस्तों ये 8 राज्यों से होकर निकलती है, और इसके अलावा ये जो हमने लाइन बनाई है ये है इंडिया की। कहां की? जैसे हर एक कंट्री की अपनी स्टैंडर्ड टाइम लाइन होती है, वैसे इंडिया की भी ये स्टैंडर्ड टाइम लाइन है, और जो निकलती है यूपी में नैनी से, और नैनी पड़ता है कहां पर? इलाहाबाद, जिसको हम अब प्रयागराज के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर प्रयागराज भी हो सकता है और इलाहाबाद भी हो सकता है। जो लेटेस्ट नेम है वो प्रयागराज है, क्योंकि इलाहाबाद का नाम बदल के क्या कर दिया गया, अब प्रयागराज कर दिया गया। तो इस बात को भी ध्यान रखना, अगर ऑप्शन में प्रयागराज है या इलाहाबाद है तो वो आंसर होगा, ऑप्शन में नैनी है तो नैनी आंसर होगा, और अगर ऑप्शन में प्रयागराज या इलाहाबाद और नैनी दोनों है तो उस कंडीशन में आंसर नैनी होगा, क्योंकि एक्चुअल में प्लेस नैनी है और पड़ता वो प्रयागराज के पास है, इलाहाबाद के पास है। तो इसीलिए दोनों में से कोई ऑप्शन आपको मिल सकता है, और दोनों ऑप्शन है तो नैनी सही आंसर होगा। इस बात को भी आप समझिएगा दोस्तों। ये हमने लाइंस की बात कर ली, अब हम जरा बाउंड्रीज की बात कर लेते हैं। दोस्तों भारत से लगे हुए जो राज्य है, जो अदर कंट्रीज हैं, उनकी संख्या क्या है? उनकी संख्या है 7। इधर कौन है? पाकिस्तान है। इधर कौन है? इतनी सीमा अफगानिस्तान से लगी हुई है। इधर कौन है? चाइना है। ये क्या है? नेपाल है। ये क्या है? भूटान है। ये म्यांमार है, और ये बांग्लादेश है। दोस्तों इसको भी याद करने की बड़ी सिंपल ट्रिक हमने बनाई है बचपन में, एमबीए, उसको भी आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, मैजिकल ट्रिक है वो। ठीक है दोस्तों, अब देशों से, जो देशों की जो लाइंस है वहां से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? भारत और पाकिस्तान के बीच में जो डिवाइडिंग लाइन है उसको क्या कहते हैं? दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच की लाइन को रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है, और ये एक सुपर इम्पोज्ड लाइन है। अब सुपर इम्पोज्ड लाइन क्या होती है? दोस्तों कोई दो देशों के बीच कोई भी वह डिवाइड की गई लाइन जिसको कोई बाहरी शक्ति डिवाइड करती है, बनाती है, उसे हम सुपर इम्पोज्ड लाइन कहते हैं। क्योंकि जब देश आजाद हुआ था, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तो उस टाइम पे शासन था अंग्रेजों का, तो देश भारत बना, देश पाकिस्तान बना, और इस लाइन को किसने बनाया? अंग्रेजों ने, जो बाहरी हैं। तो कोई भी बाहरी शक्ति जब दो देशों के बीच की लाइन को, बाउंड्री को बनाती है, तो उस लाइन या बाउंड्री को सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री कहते हैं, और इसीलिए रेड क्लिफ लाइन जो कैसी है, जो सुपर इम्पोज्ड लाइन है। दोस्तों इस बात को भी आप समझिएगा। अच्छा, इस प्लेस पर भी मैंने रेड कर दिया है क्योंकि पहले 1972 से पहले बांग्लादेश भी पाकिस्तान ही हुआ करता था, पाकिस्तान का ही हिस्सा हुआ करता था। दोस्तों एक क्वेश्चन यहां से और पूछा जाता है, वो पूछा जाता है इंडिया और चाइना के बीच की कौन सी लाइन है? दोस्तों इंडिया और चाइना के बीच अरुणाचल प्रदेश से लगी हुई ये लाइन है मैकमोहन लाइन। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, इंडिया और चाइना के बीच में कौन सी लाइन है? मैकमोहन लाइन है। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही।
बाकी की इंफॉर्मेशन, बाकी की डिटेल्स जो भी इंपॉर्टेंट है उनको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, मैक्सिमम शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर एक लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। थैंक यू। जय हिंद।